हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया। चलिए तो आज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 1.14 मतलब पहले चैप्टर का 14 सम है। इसमें क्या दिया गया है, दो आवेशित प्लेटें हैं, दो आवेशित प्लेटें हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक निगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब एक धनावेशित एक ऋणावेशित। अब इनके बीच तीन कणों को रखा गया और तीनों कण समान वेलोसिटी मतलब एक समान वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जिसमें से दो कण एक और दो मुड़ जाते हैं धनावेशित प्लेट की ओर और एक कण जो होता है वो मुड़ जाता है ऋणावेशित प्लेट की ओर। अब हमसे इसमें दो क्वेश्चन किए गए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा कण जो है धनावेशित है और कौन सा कण निगेटिव यानी कि ऋणावेशित है, मतलब निगेटिवली चार्ज कौन सा कण होगा इनमें से और पॉजिटिवली चार्ज कौन सा कण होगा, पार्टिकल होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है ना, आराम से बता सकते हैं कि जो कण पॉजिटिव यानी कि धनावेशित प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो क्या है बेटा, वो निगेटिव है, और जो कण जो पार्टिकल निगेटिव यानी कि ऋणावेशित प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या है, वो धनावेशित है। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव क्या करते हैं, हमेशा रिपल्शन दिखाते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव यानी कि धनावेश और ऋणावेश क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो धनावेश की ओर कौन मुड़ेंगे, ऋणावेश मुड़ेंगे, और ऋणावेश की ओर कौन मुड़ेगा, धनावेश मुड़ेगा। क्लियर? बस आपने यहाँ कुछ कंडीशंस है जो याद रखनी है कि जब भी हम दो प्लेटों पर चार्ज कलेक्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। क्लियर? अब इनका वेग भी सबका क्या इक्वल है, ये v वेग से मूवमेंट कर रहे हैं, सबके सब इक्वल है, तो दो चीजें इक्वल हो गई यहाँ पर, एक वेग और एक विद्युत क्षेत्र। अब हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल गया है, हम लिख देंगे कण, या आप इसे कह लो पार्टिकल, है ना, पार्टिकल कह लो या कण कह लो। एक व दो क्या है बेटा, ऋणावेशित है। क्या है, ऋणावेशित। ऋणावेशित माने निगेटिव चार्ज या निगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, ब्लैक से सही लिखा जा रहा है। और कण तीन क्या है बेटा, धनावेशित है। रीजन समझ में आ गया है, क्यों? रीजन समझ में आ गया ना बेटा, क्यों, है ना, क्योंकि कण एक और दो पॉजिटिव यानी कि धनावेशित प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुए हैं, मुड़े हैं, तो निगेटिव होंगे, और कण थ्री किसकी तरफ मुड़ा है, निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, मतलब धनावेशित होगा। क्लियर है? रीजन समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा। अब दूसरी बात क्या पूछिए, दूसरी बात ये पूछिए कि इन तीनों कणों में से कौन सा कण ऐसा है जिसका आवेश और द्रव्यमान अनुपात ज्यादा होगा, आवेश और द्रव्यमान अनुपात ज्यादा होगा, या इंग्लिश में कह सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। तो अब ये कैसे बताएं कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है और किसका कम है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लो लेना पड़ेगा, मोशन लो, है ना। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मोशन लो, या लॉ ऑफ मोशन कह लो। तो मोशन के कितने लो हैं, न्यूटन ने बताया था 3 लॉज हैं मोशन के, जिसमें से एक लो यहाँ हम यूज करेंगे। जैसे मान लो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ले लेते हैं। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होने वाला है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, यहां पर इस जगह पर डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है 1/2 AT स्क्वायर। डिफ्लेक्शन क्या क्रिएट हो रहा है, 1/2 AT स्क्वायर। जहां पर ए क्या है बेटा, ए को आप जानते हो, जहां पर ए है त्वरण, एक्सीलरेशन, ए को क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है F/m, FM रेडियो मिर्ची FM मतलब बल बटा द्रव्यमान। ओके, इक्वेशन नंबर 1 ऑफ न्यूटन की पहली समीकरण है ये, बल मतलब क्या कहते हैं, फोर्स की समीकरण है। F बराबर, देखो इसको ऐसे देखा होगा आपने, F बराबर m इंटू ए, है ना, तो उसी को हमने इस फॉर्म में ले लिया, m को अपॉन में लिया, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब F बराबर भी कुछ ना कुछ होता है बेटा, है ना, F यानी कि फोर्स। तो फोर्स चैप्टर नंबर 1 में क्या होता है, Q इंटू ई,
अपॉन एम। एफ बराबर होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, और बटे में क्या है, एम मैस द्रव्यमान। तो अब हमें ए के स्थान पर ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है, तो हम लिखेंगे 1/2, ए के स्थान पर ले लेंगे Q इंटू ई अपॉन एम। अब टी बराबर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, फिलहाल टी स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। बेटा टी बराबर क्या होगा, टी क्या है, समय, टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो डी सपोज कर लो, और चाल क्या, वेग है, वी है, क्योंकि वी वेग से क्या कर रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं सबके सब, तो चाल क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो अगर टी को भी रिप्लेस करें इससे, तो देखो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा सीन, 1/2 क्यू ई अपॉन एम, और टी के स्थान पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि टी पे स्क्वायर है। क्लियर। अब जरा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्यू को, क्यू हमारा चार्ज है, और एम को कर लेते हैं अलग, और पीछे किसे लगा देते हैं, ई डी स्क्वायर अपॉन ये 2 इस वी से मल्टीप्लाई कर लेगा 2v स्क्वायर। क्लियर। तो अगर ये वाली सिचुएशन में हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा कण है जिसका चार्ज टू मेस रेशियो ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें इस सब को मानना पड़ेगा क्या, कांस्टेंट। इन सबको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट, नियत मानना पड़ेगा। मानना क्या है, नियत ही है, नियत होगा तभी हम ये सीन क्रिएट कर देंगे, मतलब बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो इन सबको हम क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं। तो यहाँ डिफ्लेक्शन समानुपाती हो जाएगा Q अपॉन एम के, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल Q अपॉन एम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिस कण का चार्ज ज़्यादा होगा उसमें झुकाव भी उतना ही ज़्यादा होगा, झुकाव यानी कि डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन, जिसका मैस कम होगा, जिस कण का मैस यानी कि द्रव्यमान कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने के दो रीज़न हैं, या तो आवेश क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर द्रव्यमान कम होना चाहिए, है ना। तो जब आवेश और द्रव्यमान कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, है ना। ये सीन हम समझ गए कि डिफ्लेक्शन कब ज़्यादा होता है, जब आवेश, किसी भी कण पर जितना भी आवेश है, अगर आवेश क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और उसका जो वेट मतलब द्रव्यमान है, मैस है, वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर। अब यहाँ से देखकर हमें पता नहीं चल रहा है कि यार किसका डिफ्लेक्शन, मतलब किसका आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात ज़्यादा है, यानी कि चार्ज टू मेस रेशियो ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जजमेंट करते हैं, ये वाला स्पेस देखते हैं कितना है। यहाँ से देखो ये वाला कण कुछ कम फोल्ड हुआ है, और यहाँ अगर चेक करेंगे तो ये कण कुछ ज़्यादा ही फोल्ड हुआ है ना। मतलब डिफ्लेक्शन इस कण में ज़्यादा दिख रहा है और इसमें कम दिख रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ से सीन समझकर कि कण 3 का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। डिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, झुकाव, नीचे की ओर झुकाव। झुकाव क्या बेटा, ज़्यादा है। इसलिए है ना, ये क्या है, इसलिए कण 3 का चार्ज टू मैस रेशियो अधिक है या अधिक होगा। क्लियर। तो ये हमारा आंसर मिल गया। तो कौन से कण का चार्ज रेशियो अलग, चार्ज टू मैस रेशियो ज़्यादा होगा, 3 का ज़्यादा होगा। ठीक है। हिंदी में कह सकते हो आप आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात, आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात रेशियो। किसका ज़्यादा है बेटा, कण 3 का। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलिए राइट कीजिए, नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके बेटा, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल करेंगे। इसमें हमें एक समान विद्युत क्षेत्र गिवन है, 3 × 10⁻³ आई वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम। ए में पूछा 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि वर्ग YZ के तल में हो, और फ्लक्स कितना होगा यदि एक्स से थीटा कोण बनेगा 60 डिग्री, एक्स अक्ष पर थीटा कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। तो हमें एक क्या कर लेना है, एक निकाय बना लेना है। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस, या वाई अक्ष कह लो बेटा या एक्सिस कह लो, एक ही बात है। अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ से हमने एक जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब याद रखने वाली बात यह है कि एक्स अक्ष पर जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई वेक्टर,
है ना, बाकी जे के इस पर होते हैं दोनों पर। तो आई वेक्टर की बात चल रही है सिर्फ। अब वाई जेड के तल पर, वाई जेड तल के समांतर क्या दे रखा है बेटा, हमें एक वर्ग दे रखा है। तो वर्ग हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे ऐसे, ये वर्ग हमारा क्रिएट हो गया, बन गया। इस वर्ग की भुजा हमें गिवन है, भुजा, भुजा कितने हैं 10 सेंटीमीटर, सॉरी कितने हैं बोला है, सॉरी 10। तो इस वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। अब इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स हमें फाइंड करना है। फ्लक्स, फ्लक्स तो वर्ग का जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन इस साइड में ना, सरफेस एरिया, एरिया की डायरेक्शन इधर है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर ही है ना, वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर्मूला ले लेना है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, चलो यहाँ से इधर से शुरू करते हैं, यहाँ थोड़ा जगह की प्रॉब्लम आ जाती है ना। फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। अच्छा ये देखकर बताओ, एरिया, सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या होना चाहिए 0 डिग्री। वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 3 × 10⁻³ है ना, गुणा ए। तो ए की वैल्यू क्या है, एरिया, एरिया मतलब सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया, वर्ग का सरफेस एरिया। तो वर्ग का सरफेस एरिया होता है भुजा स्क्वायर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, और साथ में क्या कोस है, और कोस के साथ थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री है। क्लियर, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 × 10⁻³ ऐसे लिख देंगे। भुजा कितनी इधर की है 10 सेंटीमीटर, तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻−2 ले लेते हैं, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटा 1 होता है। आप याद रखेंगे 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10⁻−2 लेते हैं, कोई सा भी सेंटीमीटर हो उसे मीटर में चेंज कर दो, तो क्या लगा दोगे 10⁻−2 लगा दोगे, और मीटर में हमें सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, ऐसे लिख देंगे 3 × 10⁻³, ये 10 ढाई 100 हो जाएगा, और ये घाते दौड़ दो 4 हो जाएंगी ना, गुणा में 1 खत्म, क्योंकि 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 3 ही आएगा। अब घातों का सीन चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो बेटा ये कितनी है, 2 घाते बना लेंगे ना इसको, ये 3 घाते हैं, ये 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है, 10 की घात 2, 2 0 है तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 10⁻⁻4। आगे देखो 3 × 3 और 2 दोनों घाते प्लस की जुड़ जाएंगी, 5 हो गई, 10⁻⁻4। अब 5 घातों में से 4 घाते घटा दो बेटा, तो 1 घात बचेगी, यानी कि 1 10 बचेगा, सिर्फ 1 घात लगाओगे तब भी 10 है, और 1 घात नहीं लगाओगे तब भी 10 है, तो 10 × 30। तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया 30, फ्लक्स का आंसर कितना आ गया 30। मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आंसर हुआ हमारा। चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है सेकंड, ये तो ए वाला सोल्व हो गया ना हमारा, ए वाला सोल्व हो गया। अब बी में क्या पूछा है, ये एंगल कितना हो 60 डिग्री, एंगल कितना हो 60 डिग्री। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। यही हमने क्या बना लिया, अपना एक वर्ग बना लिया। भाई ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारी। अब यहाँ देखो सरफेस और क्षेत्र के बीच कितना एंगल बन गया है 60 डिग्री एंगल बना है ना। एक्स अक्ष से कितने डिग्री का एंगल लेना है हमें 60 डिग्री का एंगल लेना। अब 60 डिग्री के एंगल पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, है ना, फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, साथ में कोस थीटा, सेम फॉर्मूला, बस थीटा चेंज हुआ ना, एंगल चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं है। तो ई इंटू ए कितना आया बेटा हमारा 30 आया है ना, 30 आया। हम डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि ई इंटू ए हमने सॉल्व कर लिया, 30 ही आया। कोस थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, कोस 60 डिग्री लिखना है। अब आप सब जानते हैं कोस 60 डिग्री यानी कि कोस 60 का मान होता है 1/2, और 2 से हम 30 को काटेंगे 15 बार में, 2 संख्या को आधा कर देता है, तो 15 ही कम 15, तो 15 न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है, समझ में आया? ओके चलो राइट करो। ओके तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.16 और 1.17, है ना, 1.16 1.17। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा, 20 सेंटीमीटर के घन से गुजरने वाला फ्लक्स, 20 सेंटीमीटर का कोई घन है और उससे गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये 1.15 यानी कि इससे पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है।
एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और वहाँ पर क्या है, स्क्वायर की जगह एक घन है, और उस घन से गुजरने वाला जितना भी नेट फ्लक्स होगा वो कितना, ये पूछा है। तो इसमें आपने थ्योरिकल आंसर देना है कि 20 सेंटीमीटर के घर से नहीं यार, घन से 20 सेंटीमीटर के घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि जितनी वैद्युत बल रेखाएं एंट्री करेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं एंट्री करेंगी किसके अंदर, घन के अंदर, क्यूब के अंदर, उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं आउट हो जाएंगी, निर्गत हो जाएंगी, मतलब निकल जाएंगी। तो फ्लक्स क्या बचा, 0 बचा। क्लियर? तो इसका आंसर आपको पता चल गया। अच्छा ये देखो 1.117 में क्या दे रखा है, इसमें हमें फ्लक्स गिवन है। क्या गिवन है बेटा, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, दे रखा है कि फ्लक्स जो है वो 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम है, और किसके अंदर, किसी काले बॉक्स के अंदर की घटना हो रही है, कोई बॉक्स है ब्लैक कलर का, और उसमें फ्लक्स इतना आउट हो रहा है बाहर की ओर। अब ये मैं पूछा बॉक्स के भीतर नेट फ्लक्स कितना होगा, बॉक्स के अंदर नेट फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ए वाले को। हमें गिवन है यहाँ पर फाई की वैल्यू, और हमसे क्या पूछा, फ्लक्स पूछा है ना। बॉक्स के भीतर नेट फ्लक्स, अरे नेट फ्लक्स नहीं बेटा, नेट आवेश पूछेगा ना, है ना, आवेश पूछेगा जब फ्लक्स गिवन है तो कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, क्योंकि बॉक्स के भीतर आवेश होगा तभी क्या होगा, फ्लक्स आउट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फॉर्मूला होगा हमारा फाई बराबर Q/ε0। अब हमें Q फाइंड करना है, तो ये ε0 इधर गुणा में आ जाएगा, तो फाई के साथ गुणा में क्या आ गया, ε0, और इधर क्या रह गया बेटा, Q। इसे हम सीधा करके लिखेंगे Q बराबर फाई और गुणा में ε0। ε0 कहो या ε0 कहो एक ही बात है। इसे कहते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू भाई नियत है, क्योंकि ये नियतांक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि ε0 बराबर होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अच्छा मात्रक भी लिख दें इसका, चलो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए तो पहले फाई की वैल्यू लगा देते हैं। फाई की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही 8 × 10⁻3। फिर ε0 की वैल्यू ले लेते हैं, यही वाली 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब हमने मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, तो 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64, 4 68, हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हुआ बेटा, 70 हुआ। 64 और 6 70। पॉइंट 2 के बाद है, तो हम 2 के बाद पॉइंट जरा यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। 10 की घात देखो 12 में से 3 घातें घटा दो बेटा, कितनी बची, 9 बची ना, यस। अब पॉइंट 1 अंक और आगे ले आओ, है ना। जब पॉइंट 1 अंक आगे और लाएंगे तो ये जाएगा 7.08। आप चाहो तो इस 0 को भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घातें 1 कम हो जाएगा, तो घात कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, और मात्रक होता है कूलाम। तो बेटा इतना आवेश है बॉक्स के भीतर। क्लियर, एक बात एक सम सॉल्व हो गया। चलिए बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, यदि बॉक्स से निर्गत निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो बॉक्स के भीतर आवेश है या नहीं है, बता दो फटाफट। तो बेटा याद रखेंगे, हाँ अगर बॉक्स के बाहर निर्गत फ्लक्स 0 है तो बॉक्स के भीतर आवेश है या नहीं है, ब्लैक बॉक्स कैसा ब्लैक है, तो बेटा हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि बॉक्स के अंदर, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि बॉक्स के अंदर फ्लक्स 0 होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि बॉक्स के अंदर फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, या आवेश क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहा होता है इतना ही नेगेटिव चार्ज रहा होता है, और वो दोनों आपस में मिलकर क्या करते थे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि गोले के अंदर या जो हमारे पास बॉक्स है उसके अंदर आवेश की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, मान लेते हैं, बस एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो हम लिख देंगे, यह कहना असंभव है कि बॉक्स के भीतर फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स छोड़ो, आवेश लिखो, आवेश शून्य होगा या नहीं। किंतु ये माना जाता है ना, किंतु ये मान सकते हैं, अरे यार क्या हो जाता है ये, किंतु ऐसे लिखेंगे, चलो ना बनता है छोड़ो, किंतु यह माना जा सकता है कि बॉक्स के भीतर आवेश शून्य
रहा होगा, क्योंकि धनावेश वर्णावेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे बॉक्स के भीतर चार्ज की संभावना, चार्ज की क्या बेटे, संभावना शून्य हो जाती है। एग्जैक्ट नहीं बता सकता कोई भी, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर का बॉक्स है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये कहना असंभव है कि बॉक्स के भीतर आवेश शून्य होगा या नहीं, किंतु ये माना जा सकता है कि बॉक्स के भीतर आवेश शून्य रहा होगा, क्योंकि धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिससे बॉक्स के भीतर चार्ज की संभावना शून्य हो जाती है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलो राइट करो, इसे अगला करते हैं। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या कह रहा है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक चार्ज दिया गया है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। पूछा गया वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। संकेत दिया वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारों के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या बनाएंगे, एक घन बना लेंगे, एक घन ड्रा कर लेते हैं। घन तो आप सबने बनाया होगा छोटी क्लास में, ऐसे है ना, ये वाला घन, लाइक दिस, बन गया घन। अब ये घन की जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मान ली, क्योंकि हमें गिवन है ऑलरेडी। अब देखो, अगर बात करें हम केंद्र से, ये हमारा वाला है वर्ग है, इसके केंद्र से कितनी ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कितना आवेश दिया है, 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया। अब हमें वर्ग से, है ना, वर्ग से किसी एक सरफेस से कितने फलक है इसमें, 6 फलक है ना, किसी एक फलक से गुजरने वाला क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं बेटा, है ना। तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास आवेश दे रखा है, आवेश कितना गिवन है, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, आवेश हमें गिवन है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को किस में चेंज करते हैं, कूलम में, तो 10 की घात -6 ले लेते हैं, ये हमारा कूलम हो गया। अच्छा, दूरी की हमें यहाँ नीड नहीं है ना, साइज़ की नीड नहीं है यहाँ पर कि घन की भुजा कितनी है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम गाउस की परिमेय यूज़ करेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स बेटे क्या है, फाई हमें फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फाई को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला ले लेंगे, फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q/ε0। अब देखना ये है, हमसे कहा गया था कि आप वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारों के किसी घन का एक फलक मान लो। तो इसमें कितने फलक हैं, देखो जरा, घन में 6 फलक हैं, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/6 से, 1/6 से, मतलब 6 फलकों में से सिर्फ एक फलक पर उपस्थित या निर्गत फ्लक्स फाइंड करना है, सिंपल। चलिए वैल्यू ऐड कर देते हैं बेटा, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। क्यू की वैल्यू कितनी है, आवेश हमारे पास है 10 × 10 की घात -6, गुणा में 1 लिख दो ये, बटे में ε0 की वैल्यू 8.85, बेटा कांस्टेंट है, इसे याद रखेंगे, 8.85 × 10 की घात -12। इसे आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू तो यही रहती है, चेंज नहीं होने की, नियतांक है, ये कांस्टेंट है। सॉल्व कर लेते हैं। फाई बराबर ये जो 10 की घात 12 है ऊपर काय में आ जाएगी, प्लस में, और यहाँ देखो आप कर सकते हो 10 से कम 10 × 10 की घात -6 और 10 की घात 12 ऊपर काय में आ गई बेटा, प्लस में आ गई। तो नीचे क्या बचा हमारे पास, 8.85 और 6 बचा, अरे क्या कर रहे हो सर, 8.85 × 6 बचा ना। चलिए अब 12 में से 6 घातें घटा दो बेटा, जब 12 में से 6 घातें घटाओगे आप तो कितनी घातें बचेंगी, तो 12 में 6 घातें बचेंगी, है ना। और बटे में क्या बेटा हमारा 8.85 × 10 टू द पावर, तो पावर नहीं है, गुणा 6 है। अच्छा ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। पॉइंट तभी कटता है जब पॉइंट के बाद के डिजिट्स बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के पीछे पॉइंट लेकर 2 जीरो ले लेंगे, 10 की घात 6 ऐसे लिख दो, और नीचे कितना 8.85 और गुणा 6। अब पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पीछे डिजिट्स क्या हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो अब हम लिख देंगे इसको, फाई बराबर ऊपर क्या हो गया 1000 गुणा 10 की घात 6 और बटे में 885 हो गया बेटा, और गुणा में क्या है 6 है। अब हम इसे 5 से चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसको हल्का कर सकते हैं थोड़ा, है ना, ताकि सॉल्व हो जाए इजीली।
तो 5 से कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा तेरी 38 हो गया, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 7 ज़ा 35। क्लियर, राइट कर लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 6 10 टू द पावर 6 और अपॉन में 177 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसे हम 2 से भी रिड्यूस कर सकते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। क्लियरली लिख लेते हैं अभी से। चलिए, थोड़ा बड़ा हो रहा है सवाल पर इजीली समझ जाओगे ना अच्छे से। फिर उसके बाद शॉर्ट आप खुद कर सकते हैं ना, सम को शॉर्ट आप खुद कर सकते हैं, बस एक बार समझना ज़रूरी होता है। तो 177 की गुणा किससे करनी है बेटा, 3 से करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले चलो इसे डिवाइड कर लेते हैं या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो एज यू विश। तो ऊपर तो 1100 हमारा, इसमें से चलो इसे ऐसे लिख लो, अभी बाद में चेंज कर लेंगे इसको। तो 3 7 21 हासिल लगे 2, 3 7 21 और 2 23 हासिल लगा 2, 3 ही कम 3 और 2 5। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 7 21, 3 7 21 21 और 2 23 हासिल लगे 2, 3 ही कम 2 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, 100 तो आएगा नहीं 531 के बारे में, इसमें 0 यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें से कम 2 0 ले लो चलो, और गुणा 10 की घात कितनी बचेगी यहाँ पर, फिर 2 0 लेकर 4 बचेगी, और बटे में कितना 531। अब 531 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए आप रफ पेज का यूज़ कर सकते हैं, मेरा रफ पेज तो यही है भाई, है ना। 10,000 को इससे डिवाइड करना 531 से, तो 531 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो जरा क्या आने वाला है, समझ गए ना क्या आने वाला है। 531 है बेटा ये, पहले तो हम एक बार में करेंगे, 531 ही कम 531 घटाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 9 में से 3 गए 6 बचेंगे, 6 बचेंगे। अरे इधर लिखो ना यार सर, इसे ऐसे लिखो 531। तो 10 में से 1 गया 9 बचे, और यहाँ कितना रह गया बेटा, यहाँ रह गया हमारा 9, 9 में से 3 गए 6 बचे, और यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 5 गए तो 4 बचे। अब ऊपर से क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ है। अब कितनी बार में आएगा, कितनी बार में आएगा देखो, 5 9 45, 5 9 45, 9 3 27, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में कर लेते हैं। 8 ही कम 8, 8 3 24 हासिल लगे 2, 8 5 40 और 2 42। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान न दें, ठीक है। 10 में से 8 गए 2 बचे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे बेटे, यहाँ 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, इतना बचा। अब पॉइंट लेकर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, कितना हो गया 44, मतलब फिर 8 टाइम आएगा। तो बस इतना रहने देते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाते हैं। हमारा आंसर आएगा 5 बराबर 18.8 गुणा 10 टू द पावर 4। अब हम चाहते हैं कि यार ये पॉइंट हम यहाँ ले आएँ बीच में, तो अगर आप एक काम करें, ये वाला पॉइंट यहाँ लाएंगे, इसे लिखना चाहते हैं 1.88। तो बेटे 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 10 की घात कितनी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस 8 का 1 बनाकर इधर प्लस कर सकते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.9 गुणा 10 टू दी पावर 5। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, समझ आया। चलिए राइट कर लीजिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट सम्स में, टाइम ज़्यादा हो गया। ओके बाय।